Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi and welcome to Magnet Traits. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, उसका वन शॉट रिवीजन देखेंगे। मतलब कि एक ही वीडियो में आपका जो पूरा चैप्टर है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की इसका जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब जो है ये पर्टिकुलर वीडियो जो बनाया जा रहा है वो एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, ताकि आप लोग जो हो एक ही वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में पूरे चैप्टर को जो हो रिवाइज कर सको। ठीक है, बिकॉज जो डिटेल डिस्कशंस हम लोगों ने किए उसमें बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स भी हैं, तो वो उसमें आप लोग मतलब वो रिवीजन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ रिवीजन ये वन शॉट रिवीजन है। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं अपना जो 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पॉइंट पर इस पूरे लेक्चर में आपको ऐसा लगे कि मैम थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए, या जो है थोड़े और एग्जाम्पल्स या और किसी वे में समझाइए, अगर ऐसा किसी भी पॉइंट पर लगे तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि हमारे जो डिटेल्ड वाले जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है आप उनकी हेल्प लें, और आपका जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको एक डिटेल्ड वे में पढ़ लो। ठीक है, बिकॉज ये है वन शॉट रिवीजन, और मतलब फुल चैप्टर रिवीजन हम बोल सकते हैं एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो में, तो इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, बिकॉज यहाँ पर हमें एक ही वीडियो में सारे जो टॉपिक्स है चैप्टर के वो सारे ही कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए जो है मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर समझाऊंगी। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरी है जितना डिटेल में जाना है उतना तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर चैप्टर। सबसे पहले जो है हम एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देख लें कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या हैं, ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो कि इस पूरे चैप्टर का पार्ट है। आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं? इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन रहेगा कि भाई इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, इकोनॉमी क्या है, इस काइंड का। देन स्केर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, positive economics and normative economics, microeconomics and macroeconomics, central problems of an economy, opportunity cost and production possibility, फ्रंटियर। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रही बिकॉज यहाँ पर हम लोग कवर कर ही रहे हैं इसी वीडियो में, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने से कोई उसका सेंस नहीं है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट से, दैट इज व्हाट इज एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या होती है? जब हम बात कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो इकोनॉमी की अगर एक बहुत ही स्वीट सी और शॉर्ट सी हमारी जो डेफिनेशन है वो हम ले तो क्या है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides people the means to work and earn a living। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो कि लोगों को एक जगह प्रोवाइड कर रही है, जो कि लोगों को काम प्रोवाइड कर रही है जिससे कि वो लोग वर्क कर सके। ओके, अब ये जो आपकी प्लेस है, ओके, ये जो पूरा सिस्टम है स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमी है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि इज अ सिस्टम, तो ये सिस्टम या हम इस प्लेस को क्या बोल सकते हैं? दिस कैन बी एनीथिंग, अ मार्केट, एन ऑफिस, अ फैक्ट्री, अ डिजिटल मार्केट प्लेस, एनीथिंग। ठीक है, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वो कोई भी जगह है जहां पर लोगों को काम मिल रहा है और उससे वो जो है अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरे लिए इकोनॉमी मेरा ये ऑफिस होगा। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स इज व्हाट? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्यों है? बिकॉज देखो मैग्नेट ब्रेन्स ने जो है लोगों को वर्क दिया है। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट कि हम वर्क कर रहे हैं एंड वी आर अर्निंग आवर लिविंग। ठीक है, आपके पापा है, खुद की शॉप है मान लो, तो वो जो शॉप है वो क्या है? वो है इकोनॉमी। किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो वो ऑफिस क्या है? वो ऑफिस है इकोनॉमी। ठीक है, आपके घर पे जो मेड आती है ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है एक इकोनॉमी। ठीक है, कि वो जो है उसे वहां पर वर्क मिल रहा है और वो अपनी जो लिविंग है वो क्या कर रही है? अर्न कर रही है। ठीक है, वो कमा रही है। मतलब कि सीधी सी बात है कि इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जो कि लोगों को काम प्रोवाइड करता है और लोगों को उस काम के बदले में क्या मिलता है? वो लोग अर्न करते हैं मनी, जिससे कि उनकी जो लाइफ है, ठीक है, या उनकी जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इकोनॉमी।
सो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमी कोई भी प्लेस हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी हम बोल रहे हैं तो कोई मार्केट ही होना, कोई शॉप ही होना, कोई फैक्ट्री ही होना, नथिंग लाइक दिस। इकोनॉमी कुछ भी हो सकती है जहां पर लोगों को काम मिल रहा है और वो जो है अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल वे है कि इकोनॉमी को समझने का कि वो सिस्टम जहां पर लोगों को काम मिलता है और वो अर्न करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि इकोनॉमी का जो मतलब है ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, ठीक। फिर आती है कुछ वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। वाइटल प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वाइटल प्रोसेसेस का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिनके बिना एक इकोनॉमी क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो होती है वाइटल प्रोसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली 3 जो है वाइटल प्रोसेसेस होती हैं स्टूडेंट्स, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। एक इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो एक इकोनॉमी में ये तीनों चीजें हो रही होगी। कोई है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, कोई कंजम्पशन कर रहा है और कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर हम बोले कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किस प्रोसेस का काम, वो किस प्रोसेस का पार्ट है, वो है प्रोडक्शन का। हम लोग जाते हैं शॉप में, हम लोग जो है खरीदते हैं जो भी आइटम्स हमें लगते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंजम्पशन, दैट इज वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्शन कर रहा है वो इकोनॉमी का पार्ट होगा, नहीं, हम लोग भी पार्ट है। अगर कंज्यूमर्स ही नहीं होंगे स्टूडेंट्स तो प्रोडक्शन किस काम का, राइट। तो उसके लिए कंज्यूमर्स का होना भी जरूरी है। कंजम्पशन इज ऑल्सो अ वाइटल प्रोसेस। बिना कंजम्पशन के प्रोडक्शन जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। प्रोडक्शन जो है वो यूजलेस है विदाउट कंजम्पशन, ठीक है। तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्या है, वाइटल प्रोसेस। एंड ऑल्सो एक और क्या है, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे इन्वेस्टमेंट, किस चीज में कैपिटल फॉर्मेशन? जैसे कि सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, रोड्स बनाई है, ठीक है। तो वो जो रोड बनाई है वो एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट का क्या है स्टूडेंट्स, वो है इन्वेस्टमेंट। उन्होंने पैसा लगाया है ताकि इन फ्यूचर रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप किसी भी चीज में जो है पैसे लगा रहे हो ताकि वो जो है पैसा बढ़े, ठीक है। किसी एक पर्सन ने फैक्ट्री ओपन की है तो वो जो फैक्ट्री उसने ओपन की है वो किस पर्पज से ओपन की है, कि अभी तो उसने फैक्ट्री बनाई है, इन फ्यूचर जो है वो उस फैक्ट्री से काफी रिटर्न अर्न कर सके, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि पहले उसने पैसा लगाया, पहले उसने फैक्ट्री को बनाने के लिए पैसे लगाए होंगे ना, मनी जो है वो तो दिया ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो फैक्ट्री बनी नहीं, तो वो जो पैसा लगाया उसका रिटर्न उसे चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है, मनी को ग्रो करवाना, किस वे में आप मनी को ग्रो करवा सकते हो वो होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कुछ हमारी 3 वाइटल प्रोसेसेस है जो कि हर एक इकोनॉमी में साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती है, साइमल्टेनियसली जो है ये चलती ही रहती है। या तो एक पर्सन प्रोडक्शन कर रहा होगा या फिर जो है वो कंजम्पशन कर रहा होगा या वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा अगर वो इकोनॉमी का पार्ट है तो। अब देखो आपकी प्लेस पर अगर मैं बोलूं कि आप बोलोगे कि मैडम हम लोग जो है प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग इकोनॉमी का पार्ट कैसे हुए? सिंपल सी चीज है, यू आर कंज्यूमिंग, ठीक है। देखो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स? मैं टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं जो हूँ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब मैंने जो सर्विस प्रोवाइड की है अगर उसके कोई कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो क्या मेरी जो सर्विस है वो किसी यूज की है? नहीं है। आप लोग उसे कंज्यूम कर रहे हो, आप क्या, आप कौन हो? आप हो कंज्यूमर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप मेरी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो। बिकॉज आप लोग कंज्यूम कर रहे हो तो वो चीज मैं और ज्यादा क्या करूंगी, सर्विसेज और ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी, ठीक है, और ज्यादा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं भी इकोनॉमी का पार्ट हुई और आप भी इकोनॉमी का पार्ट हुए, ठीक है। आप एट प्रेजेंट आप अगर अर्न नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर द पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। और इकोनॉमी का वो सारे लोग पार्ट हैं जो कि
कि इनमें से कुछ भी काम कर रहे होंगे। अगर एक काम भी कोई कर रहा है तो वो सब कुछ इस इकोनॉमी का पार्ट है। अब एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैम जो एकदम छोटे से बच्चे होते हैं वो तो किसी का भी पार्ट नहीं होंगे, मतलब वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। स्टूडेंट्स, वो भी इकोनॉमी का पार्ट है। बिकॉज ऑफ देम, उनकी जो मदर है, उनके जो फादर है, उनके लिए जो है टॉयज ला रहे हैं, उनके लिए जो है फूड मटेरियल ला रहे हैं, उनके लिए जो है क्लोथ्स ला रहे हैं, और भी जो डिफरेंट चीजें हैं। एट द एंड अगर हम देखें तो वो कंज्यूम किसने किया है? उस चाइल्ड ने किया है, उस किड ने किया है, ठीक है। तो वो जो है कंजम्पशन हो तो उसके पीछे ही रहा है, तो दैट मीन्स कि वो भी क्या है? इकोनॉमी का पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारे ही लोग जो है, मतलब कि हम सब जो है, हम लोग इकोनॉमी का पार्ट होते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज भी क्लियर हो गई है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ये चीजें याद रखिएगा कि ये क्या है? ये हमारी वाइटल प्रोसेसेस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? देखो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज है, कभी भी प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? एक अगर बहुत ही मैं बोलूं कॉमन सिनेरियो में देखें तो प्रॉब्लम कब अराइज हुई? जब मेरे पास में दो चॉइसेस हैं और मुझे कुछ एक ही चूज करना है, तो क्या होगा? तो एक वो प्रॉब्लम है ना, एक डिसीजन मेकिंग, कि अब मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं इस वे जाऊं या इस वे जाऊं, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मान लो मेरे पास में दो ऑप्शंस है, एक है मैं एमबीए करूं और एक है कि मैं जो है सीए करूं, ठीक है। मैं सीए बनूं या फिर एमबीए करके और फिर वैसे वर्क करूं। तो अब ये मेरे लिए एक डिसीजन मेकिंग है, और ये डिसीजन मेकिंग क्या होता है? एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है। चूज करना है कि आपको ए लेना है या बी लेना है, ठीक है। ए वाला जो गुड है वो आप कंज्यूम करोगे, बी गुड कंज्यूम करोगे, कौन से रिसोर्स को कंज्यूम करोगे, ओके, कितना कंजम्पशन करोगे या कितना जो है प्रोडक्शन करोगे, कौन से चीज का प्रोडक्शन करोगे, किस चीज में इन्वेस्टमेंट करोगे, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये क्या है? ये है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। ये याद रखना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। जैसे कि इस चाइल्ड को आप देख सकते हो, इसके सामने प्रॉब्लम है कि वो ये चूज करे या ये चूज करे, या वो एप्पल ईट करे या फिर वो ये ईट करे, ठीक है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग जब चीज आती है, जब हमें कुछ डिसाइड करना होता है, तो वो क्या होता है? वो होती है एक प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मेरे पास में ऑप्शन हो कि जो दो चीजें हैं मैं दोनों ही जो हूँ ले सकती हूँ, या दोनों ही साइड जो है मैं जा सकती हूँ, दोनों इक्वल है और दोनों को मैं साथ में परस्यू कर सकती हूँ, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी ना कि चलो मैंने एमबीए भी कर लिया और मैंने जो है सीए भी अच्छे से कर लिया। सीए के लिए मतलब मैं अच्छे से जो हूँ सीए भी बन गई और मेरा एमबीए भी हो गया, ये दोनों मैंने साथ साथ में कर दिया। अगर मेरे पास में ये ऑप्शन होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज मुझे कुछ चूज ही नहीं करना पड़ेगा, मैंने तो जो है दोनों चीजों में कर लिया। लेकिन जब चूज करना होता है तो वो क्या क्रिएट करता है? प्रॉब्लम, ठीक है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली दी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किस चीज में? जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो कैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे एमबीए या सीए, तो वो मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मुझे उसे सॉल्व करना है। लेकिन इकोनॉमी की प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड होती है? So problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो कि इन्वॉल्व क्या कर रही है? सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो कि अनलिमिटेड वांट्स है, उनका सेटिस्फैक्शन कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब यहाँ पर तीन मेन पॉइंट्स आए हैं, क्या क्या? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। अब इन तीनों ही टर्म्स को जो है हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये जो हमारी डेफिनेशन है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों मतलब कि आपके जो रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, उसमें वही तीन आए। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब कि जो हमने अभी अभी क्या पढ़ा? लिमिटेड रिसोर्स वाला, ठीक है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, या फिर मैंने उसको क्या बोला? लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो ये क्या है? ये है प्रॉब्लम्स। अब इनके कारण जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब ये क्यों प्रॉब्लम है वो देखते हैं। सबसे पहले आया स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की क्या है स्टूडेंट्स?
रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पर हो, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में हो, इनकम स्टेटस के बाद में हम बोल रहे हैं स्केर्सिटी, ऐसा नहीं है। स्केर्सिटी आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। किस चीज की स्केर्सिटी? रिसोर्सेज की स्केर्सिटी, ठीक है। चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हो, सबकी क्या है स्टूडेंट? सबकी है स्केर्सिटी। अब देखो सिंपल सी चीज है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं तो कुछ भी डिमांड कर सकती हूँ, चाहे वो मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैं डिमांड तो कर सकती हूँ ना, मैं बोल तो सकती हूँ कि मुझे वो चीज चाहिए, भले ही वो मैं अटेन ना कर पाऊं, भले ही वो मैं नहीं ले पाऊं, लेकिन मैं उसकी डिमांड तो कर सकती हूँ, ठीक है। ह्यूमन का क्या है? ह्यूमन को तो कुछ भी डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो अब हम डिमांड तो कर सकते हैं, बट उसके लिए रिसोर्सेज होना भी क्या है? जरूरी है। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास में लिमिटेड है, ठीक है। आपके ह्यूमन वांट के कंपैरिजन में तो देखें तो बहुत ही ज्यादा हम बोलेंगे लिमिटेड है, क्योंकि वी कैन डिमांड एनीथिंग, इलॉजिकल चीजें भी हम डिमांड कर सकते हैं। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि उसके लिए रिसोर्सेज हो, ठीक है। अब बात यह आती है कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है उसकी वजह से क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। क्यों होती है स्टूडेंट्स? बिकॉज देखो रिसोर्सेज स्केयर है। अब उन स्केयर रिसोर्सेज में देखना पड़ेगा कि किस चीज का क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, ठीक है। उन रिसोर्सेज को किस वे में यूज करना है ताकि जो ह्यूमन वांट्स है वो फुलफिल हो सके। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि आप क्या चीज यूज कर रहे हो, क्या चीज नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि सिंपल है, एक लैंड है, उस लैंड पर अगर हमने कोई एक घर बना दिया, तो अब उस जगह पर जहां पर घर बना हुआ है वहां पर कोई ऑफिस नहीं बन पाएगा, वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? वो जो लैंड था, जो कि स्केयर लैंड है, लिमिटेड लैंड है, उसके ऊपर चूज किया गया कि यहाँ पर क्या चीज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और अगर एक कुछ भी आपने प्रोड्यूस कर लिया है, तो अब वो जो लैंड है दूसरी चीज के लिए जो है नहीं बचा है। अगर उस लैंड पर मुझे कोई फैक्ट्री बनानी होगी तो पहले मुझे उस घर को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, तब मैं फैक्ट्री बना पाऊंगी, ठीक है। अब ये चीज क्या शो कर रही है कि भाई ये लैंड कैसा है? स्केयर है, ये लिमिटेड है, ये आपको अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है कि आपने जो है घर भी बना लिया, आप फैक्ट्री बना लो, ऐसा नहीं होगा। आपका जो लैंड है, ओके, या हम बोलें कि जो लैंड एरिया है वो कैसा है? लिमिटेड है, ठीक है। सेम गोज टू अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। तो यहाँ पर हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें किस वे में जो है रिसोर्सेज को यूज करना है। बिकॉज अगर हम एक किसी वे में किसी भी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि अब जो कोई दूसरी चीज है, जो दूसरा कोई आइटम है जिसमें कि वो यूज हो सकता था, वहां पर वो रिसोर्स यूज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो अराइज होती है, ठीक है। तो अब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है ये? Resources, that is land, labor, capital, etc. are limited in relation to their demand and economy cannot produce all what people want, right? जो चीजें अभी मैंने आप लोगों को बोली वही यहाँ पर है कि resources कैसे हैं? लिमिटेड हैं as compared to या in relation to the demand, ठीक है। जितनी हम उसकी डिमांड कर रहे हैं उसके रिलेशन में वो कैसा है? लिमिटेड है, ठीक है। और इकोनॉमी हर वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो कि एक पर्सन डिमांड करे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम तो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, कुछ भी इलॉजिकल चीजों को डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी है वो हर वो चीज नहीं बना सकती जो मैं डिमांड कर दूं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मुझे तो क्या चाहिए? वो शकला बुम बुम वाला जो पेन है, कि बस मैंने बनाया और जो है मेरे सामने जो भी मैं एक उस पर बनाऊंगी वो आइटम मेरे सामने आ जाए। अब ये मैंने डिमांड कर दी, लेकिन ये इलॉजिकल है भाई, नहीं हो सकता, राइट। तो इकोनॉमी जो है वो हमारी हर एक डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती है, लेकिन इकोनॉमी ये जरूर सोचेगी कि जो एक ह्यूमन के मैक्सिमम वांट्स हैं वो फुलफिल हो सके, ठीक है। जैसे कि अगर वो पेन नहीं बना सकते तो उसके जगह पर कोई और अल्टरनेटिव बना दिया जाएगा जिससे कि एक पर्सन जो है वो सेटिस्फाई हो सके। तो अब वो चूज करना पड़ेगा ना क्या बनाया जाए। जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो मैनमेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए ताकि वो रिसोर्सेज का भी क्या हो? प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो ये जो है आपको स्केर्सिटी शो कर रहा है
कि जितनी डिमांड कर रहा है एक पर्सन उतनी जो है सप्लाई नहीं की जा सकती किसी भी चीज की, या मैं जो भी चीजें डिमांड कर रही हूँ वो सारी चीजें नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। मेरी जो भी डिमांड है वो सारी चीजों की सप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो चीज है ये शो कर रहा है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इट इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन ऑल इकोनॉमीज। बिल्कुल सही बात है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो ये कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती। अगर हमारे पास में बिल्कुल अनलिमिटेड जो है लैंड होता, अनलिमिटेड जो है कोल होता, अनलिमिटेड जो सारे रिसोर्सेज है वो अगर अनलिमिटेड होते तो ये प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होती स्केर्सिटी वाली, या हम बोलें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होती। बिकॉज जो आपके रिसोर्सेज है जब वो अनलिमिटेड है तो आप उनको कितना भी यूज कर लो वो खत्म नहीं होने वाले, और फिर जितने ह्यूमन के वांट्स है उतना यूज कर लो। बट प्रॉब्लम वही आ गई ना कि वो लिमिटेड है। भाई ह्यूमन के वांट्स तो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ह्यूमन के वांट्स तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज जो है वो तो उल्टा क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, बिकॉज उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे और रिसोर्सेज कम होंगे वैसे वैसे ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर रिसोर्सेज स्केयर नहीं होते, अगर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो जो बाकी की प्रॉब्लम्स है वो भी अराइज नहीं होती, ठीक है। There would have been no problem if resources were not scarce, ठीक है। I hope so कि ये चीज आप लोगों को मतलब जो scarcity of resource है ये क्लियर होगा। फिर आता है स्टूडेंट्स अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब देखो जो आपके रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, स्केयर है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन वांट्स कैसे हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, मनी को लेते हैं हम क्या, रिसोर्स, ठीक है। मेरे पास में है 10,000 रुपीज, ओके, ये मान लो कि मेरे पास कितने रुपीज है, 10,000 रुपीज है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा रिसोर्स है जो कि मुझे मेरे वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करेगा। ये कैसे हेल्प करेगा स्टूडेंट्स, भाई सिंपल सी चीज है ना कि जो मनी है उसी के थ्रू तो हम जो है कोई भी चीजों को खरीद पाएंगे और अपने जो वांट्स है वो हम फुलफिल कर सकेंगे। तो मनी इज अ रिसोर्स एंड ये जो है मेरे वांट्स को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अब 10,000 है मेरे पास में, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज लिमिटेड, कि मेरे पास में 10,000 ही है, मैं 10,000 का ही कुछ भी आइटम ले सकती हूँ, 10,000 तक के ही मैं जो हूँ कोई भी चीजें खरीद सकती हूँ, ठीक है। अब मैं इस 10,000 में से बोल रही हूं कि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे एक कार परचेज करनी है, वो भी मैं ईएमआई पर नहीं लूंगी, कार परचेज करनी है और पूरी एक बार में पूरा जो है मनी मुझे पे करना है। लेकिन मेरे पास में मनी कितना है, 10,000 ही है। तो अब मेरा जो वांट है उसके कंपैरिजन में ये जो रिसोर्स है ये कैसा है, ये है स्केयर, ठीक है। अगर ये 10,000 की जगह पर मेरे पास में यहाँ पर 10 लाख होता तो क्या ये कार खरीद सकती थी मैं, बिल्कुल खरीद सकती थी। 10 लाख में तो अच्छे से अच्छी कार्स आराम से आ जाती है, ठीक है। तो फिर जो है ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, बट बिकॉज माई रिसोर्स वॉज स्केयर तो मैं जो हूँ अपना वांट कंप्लीट नहीं कर पाई। अब उसके बाद में ये देखो कि चलो यहाँ पर तो हमने एक ही चीज बोली, अब ये मेरे पास में 10,000 है लेकिन मेरे पास मेरे जो है मल्टीपल वांट्स है, ठीक है। मुझे जो है क्लोथ्स खरीदना है, मुझे कहीं घूमने भी जाना है, मुझे फुटवेयर्स खरीदना है, मुझे कॉस्मेटिक्स खरीदने हैं, मुझे अपना मेडिकल चेकअप भी करवाना है, ये सब कुछ मुझे 10,000 में करना है। रिसोर्स मेरे पास लिमिटेड है लेकिन मेरे जो वांट्स है वो कैसे अनलिमिटेड है। अब मैं गई मार्केट में, मैंने कपड़े खरीदने निकली, ठीक है। अब वहां पर मैं सोच के गई थी कि मैं 2 पेयर खरीदूंगी तो ये जो है 10,000 में फुलफिल हो जाएगा, लेकिन मैं वहां गई, मुझे वहां पर बहुत सारी चीजें पसंद आ गई और मैं 2 की जगह 10 पेयर ऑफ क्लोथ्स खरीद के लाई। तो अब ये 10,000 और कम हो गया मेरा, राइट। मेरे जो रिसोर्स थे वो और कम हो गए बिकॉज मैंने रिसोर्स को क्या कर दिया, यूज कर दिया। लेकिन मेरे वांट खत्म नहीं हुए, मैं तो अभी नेक्स्ट टाइम जब और शॉपिंग पे जाऊंगी मुझे और कपड़े चाहिए ही होंगे। तो ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे जो वांट्स है वो कभी खत्म नहीं होते। हमारा एक वांट फुलफिल
होता है और साथ ही साथ में दूसरा वांट क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। वी वांट दिस, वी वांट दैट, हमें सब कुछ चाहिए होता है और हमारे जो वांट्स है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है। तो कैसे जो ह्यूमन वांट्स है स्टूडेंट्स, उनका नेचर कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अनलिमिटेड हो गए ह्यूमन वांट्स और लिमिटेड क्या हो गई, रिसोर्सेज हो गए। इसलिए हमारे वांट्स जो है वो फुल्ली सारे जो वांट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाते, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स कैसे हैं, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो human wants are never ending, that is they can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges, ठीक है। एक पर्सन के जो wants हैं वो कभी भी फुली सेटिस्फाइड जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास में मनी कम है उसी के वांट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो बहुत ही हमारे अंबानीज है ना, उनके भी वांट्स ऐसे हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो सब अपने अपने लेवल पर अपनी डिमांड करते हैं ना। मुझे पता है कि मैं क्या क्या चीजें डिमांड कर सकती हूँ, मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती है, तो मैं अपने लेवल पर डिमांड करूंगी। अब अंबानीज जो है वो उनके लेवल पर डिमांड करेंगे, राइट। सिंपल सी चीज है ना, वो उनकी लेवल की सोचेंगे कि हमें जो है ये चाहिए या वो चाहिए, तो उनके भी जो वांट्स है स्टूडेंट्स वो भी फुली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। उसके पीछे का रीजन है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। मनी की कमी नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं, जो आइटम्स है, उनको बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कैसे है, लिमिटेड है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दी लिमिटेड रिसोर्सेज, या हम बोले कि रिसोर्सेज का जो नेचर है लिमिटेशन वाला, स्केयर वाला, उसकी वजह से जो ह्यूमन वांट्स है वो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, वो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। Human wants also differ in priorities, that is all wants are not of equal intensity. जो human wants है वो priorities में differ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि मेरे अगर 3-4 चीजें मुझे चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ एक होगा जो मुझे बिल्कुल टॉप पे चाहिए कि नहीं, सबसे पहले जो है मैं ये खरीदूंगी, लास्ट में देखूंगी अगर मेरे पास मुझे कुछ मतलब रिसोर्स बचा, अगर मेरे पास में कुछ भी हुआ तो फिर मैं उसे खरीद लूंगी, अदरवाइज नहीं खरीदूंगी, ठीक है। तो ये जो है हमारे वांट्स प्रायोरिटीज में डिफर करते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या चीज पहले चाहिए, क्या चीज जो है हम उसे डिले कर सकते हैं। अगर प्रायोरिटीज में डिफर नहीं करते स्टूडेंट्स तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती कि अब कैसे वांट्स को सेटिस्फाई करें, बिकॉज हमारे जो वांट्स है वो उनकी प्रायोरिटीज डिफर करती है, वो जो है डिफरेंट उनके यूज की वजह से हमें जो है वो कोई से हमारी ज्यादा प्रायोरिटी पर रहते हैं, कोई से कम पर रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारे वांट सेटिस्फाई हो जाते हैं। बिकॉज हम कुछ वांट्स को रोक देते हैं कि आप जो हो फ्यूचर में हम इन्हें फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा सिनेरियो क्या शो कर रहा है कि हाँ ये बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन प्रायोरिटीज आपकी जो वांट्स है वो फुलफिल हो सकते हैं, ठीक है। अगर सब एक ही साथ में इक्वल इंपॉर्टेंस के होते तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती, ठीक है। If all human wants had been of equal importance, then it would have become impossible to make choice, ठीक है। अगर सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता ना चूज करने में या चॉइस बनाने में, ठीक है। तो प्रायोरिटीज में डिफर करते हैं तो वो चीज एक ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी 2 प्रॉब्लम्स पढ़ ली, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। फिर आता है आपका अल्टरनेट यूजेस। जो रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स उनके यूजेस कैसे हैं, उनके यूजेस अल्टरनेट हैं, मतलब कि एक ही रिसोर्स जो है वो डिफरेंट चीजों में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल लो, हमने ली है क्या, शुगर। शुगर जो है स्टूडेंट्स वो आपकी चाय बनाने में भी काम आएगी, टी में, स्वीट्स में भी आएगी, आइसक्रीम्स में भी आएगी, और भी चीजों में जो है शुगर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब शुगर क्या है, शुगर एक रिसोर्स है। शुगर का नेचर क्या है स्टूडेंट्स, शुगर का नेचर है लिमिटेड होने का, ओके। अब जो ह्यूमन की वांट्स है किससे रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, वो कैसी है, अनलिमिटेड, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि अनलिमिटेड डिमांड है शुगर की, बिकॉज ये जो है भाई देखो सिंपल सी चीज है कि जो शुगर की डिमांड है, किसी भी रिसोर्सेज की डिमांड होती है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, ठीक है। अब उसके साथ साथ में
वो लिमिटेड रिसोर्स है जिसकी अनलिमिटेड डिमांड है और इस रिसोर्स के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। मतलब कि ये जो रिसोर्स है ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में यूज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कामों में। यहाँ पर तो मैंने 3 ही यूज दिए हैं, बाकी शुगर जो है वो और भी चीजों में यूज होगा। शेक्स बन रहा है, मिल्क में डालना है, या आपकी कुछ सब्जियां होती हैं उनमें यूज करना है, ऐसे ही कंज्यूम करना है। बहुत सारी चीजें हैं राइट जिसमें शुगर का यूसेज है। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ आपको 3 ही अल्टरनेटिव दिए। अब बात यह आई है कि ये जो लिमिटेड रिसोर्स है इसमें अब फिर से चूज करना पड़ेगा कि क्या वो टी बनाने में यूज किया जाए, वो स्वीट्स बनाने में यूज की जाए, या वो इन आइसक्रीम्स को बनाने में यूज की जाए। कहां पर जो है शुगर का यूसेज होगा, ठीक है। अब शुगर बनती किससे स्टूडेंट्स, शुगर बनती है शुगर केन जो हमारे हम बोलेंगे गन्नों से, राइट। गन्नों से शुगर का प्रोडक्शन होगा। अब बात वही आती है कि कितने उनका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उस पर बेस्ड क्या होगा कि शुगर का कितना होगा। अब वो पूरी साइकिल चलती है कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगे वो भी लिमिटेड नेचर के हैं, तभी ये लिमिटेड नेचर की है, ठीक है। फिर ये जिसमें यूज हो रहे हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि किस में यूज करें, बिकॉज आपके पास में क्या है, लिमिटेड है। मान लो कि मेरे पास में सिर्फ इतनी ही शुगर है, तो अब मुझे चूज करना पड़ेगा इनमें से कि मैं क्या बनाऊं। अब ये कैसे चूज किया जाएगा स्टूडेंट्स, ये चूज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अनलिमिटेड जो ह्यूमन वांट्स है अगर वो प्रायोरिटीज में डिफर नहीं करे तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी चूज करने में। लेकिन अगर प्रायोरिटीज में डिफर कर रहे हैं, जैसे कि मुझे जो है टी पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं इस टी के जो ऑप्शन है उसको सबसे पहले मैंने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि मुझे उस शुगर से ये टी बनानी ही नहीं है। फिर मेरे पास में आई कुछ ये रसमलाई और ये क्या है, हमारी आइसक्रीम आई। अब मुझे इन दोनों में से चूज करना है। अब मेरा जो प्रायोरिटी है, मैंने बोला कि नहीं मुझे जो है रसमलाई खानी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस आइसक्रीम को भी कैंसिल किया और इस शुगर को यूज किया टू मेक दिस रसमलाई। तो ये बिकॉज मेरे जो वांट्स थे वो प्रायोरिटीज में डिफर कर रहे थे, इसलिए मैं जो हूं ये चूज कर पाई हूं, ठीक है। तो इस वे में जो है स्टूडेंट्स आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज है जिनके अल्टरनेटिव यूजेस है उसमें एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर यहीं पर मैं अगर बोल दूं कि ये शुगर अनलिमिटेड है, अगर ये शुगर अनलिमिटेड होती तो मैं ये भी कर सकती थी, ये भी बना सकती थी और ये भी बना सकती थी बिना कोई प्रॉब्लम के। लेकिन प्रॉब्लम ही कहां से क्रिएट हुई कि रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, ठीक है। तो इसलिए जो है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होती हैं, ओके। सो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये अल्टरनेटिव यूजेस वाला जो हमारा कंसेप्ट है या प्रॉब्लम है ये भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तीनों ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है इसलिए प्रॉब्लम अराइज हो रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज है इसलिए भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है इसलिए भी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो अराइज होती है। और ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप सो कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए हमें कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो अगर हम इसे पढ़ें तो हमें पता चलेगा दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ये याद रखना ये कौन सी ब्रांच का है, सोशल साइंस है, ठीक है। ये साइंस आर्ट इधर नहीं, ये टोटल आपको क्या जाना है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. Basically जो हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा है, ठीक है, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो स्टडी है स्टूडेंट्स वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस,
relating to satisfaction of human wants, unlimited human wants with limited resources having alternative uses। ये हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम में पढ़ के आए। अब ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, इसकी स्टडी जो है वो है आपकी इकोनॉमिक्स। मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि एक जो सोसाइटी है, एक जो इकोनॉमी है, वो कैसे अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेस को, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उन्हें यूज करती है जो ह्यूमन वांट्स हैं वो सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल दी कंज्यूमर्स या टू एवरीवन जिसके लिए ये गुड्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है पर्टिकुलरली क्या हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में याद रखना ये क्या है, कि स्टडी है। ठीक है, तो ये इसने क्या स्टडी किया, आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो स्टडी की है। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स क्या है, चॉइसेस बनाना। ठीक है, चूज करना इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी के चलते हुए जब कोई भी चीज चूज करना है या जो है चॉइसेस बनानी है तो वो होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके जो की वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, जो की टर्म्स है वो याद कर लें। अगर वो हम लोग देख लें तो वो हमें अच्छे से हमें हेल्प करेंगे फॉर फर्दर जो हमारी डेफिनेशंस होगी वो फ्रेम करने में या किसी भी चीज को समझने में। तो 3 की टर्म्स क्या होगा, ये जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वही, दैट इज यूज लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, ये यहां पर आएगा स्टूडेंट्स अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये अनलिमिटेड याद रखना। ठीक है, तो बेसिकली इन सारी चीजों की वजह से, ये तीनों चीजों की वजह से जो है इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है कि कैसे ये सोसाइटी सारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज कर रही है टू फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स। मैक्सिमम हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ह्यूमन वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड चीज जो होती है वो कभी भी फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं की जा सकती, लेकिन हम मैक्सिमम तो ट्राई कर सकते हैं ना कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 चीजें हैं जो कि हम इन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से जो है पूरा इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स हमारी कुछ, हम बोलेंगे कि कुछ हमारी इकोनॉमिक्स एज अ साइंस जो है, ठीक है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये 2 स्टडीज हम बोल सकते हैं जो कि हम बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है, ब्रांचेस नहीं है। ये याद रखिएगा कि दीज आर नॉट दी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस बोलते हैं, अगर हम सोशल साइंस में से सिर्फ अगर मैं साइंस लूँ तो जो साइंस है तो वो उसमें हम बेसिकली 2 चीजें पढ़ते हैं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन्हें जो है स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ो, इनके जो मतलब है वो अच्छे से समझो, और इनमें बेसिकली पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में मैं बेसिकली आपको 3 काइंड ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगी कि ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव होती है या ये नॉर्मेटिव होती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब कि अगर आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो आप लोगों को डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि कौन सी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, कौन सी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, बिकॉज ये बेसिकली आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को है कोई भी स्टेटमेंट दे दी जा सकती है और बोला जा सकता है कि ये क्या पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, आप ये बताओ। जो फैक्ट्स होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, वो किस में आते हैं, फैक्ट्स किसका पार्ट है, ओपिनियंस किसका पार्ट है, ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। और ये कैसे पता होगा, जब हम इसे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमें पता चलना ही है। तो क्या है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी करता है फैक्ट्स ऑफ लाइफ। जो फैक्ट है कि भाई ऐसा है तो है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल फैक्ट। तो जो फैक्ट है वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। दैट इज इट डील्स विथ थिंग्स एज दे आर। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फैक्ट क्या है कि कोई भी चीज ऐसी है तो ऐसी है। ओके, तो वही चीज की फैक्ट जो है वो किससे डील करता है, थिंग्स एज दे आर। जो चीज जैसी है वो वैसी ही है, ठीक है, या वो वैसी है, हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, positive economics deal with what are the economic problems and how are they actually solved। ठीक है,
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील कर रही है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील कर रही है कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देख रहा है, और एक्चुअल में उन्हें कैसे सॉल्व किया गया वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता रहा है। मतलब कि कैसे करना चाहिए वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं देता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस वे में जो है सॉल्व किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी तो गवर्नमेंट क्या लेकर आ गई? कुछ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लेकर आई। ओके, वो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से XYZ एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हुई। तो ये है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो कि बोल रहा है कि प्रॉब्लम ऐसी है और उसे ऐसे सॉल्व किया गया है। जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो सजेशंस नहीं रखता है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ सजेशंस नहीं होंगे। मैं जो हूँ मतलब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई लेकिन ये नहीं लानी थी, इसमें ये प्रॉब्लम है, या ये जो स्कीम लाई है वो अच्छी है लेकिन इसमें ये चीज भी होनी चाहिए थी, तो ये मैं सजेस्ट करने लगी, या मैं जो हूँ उस चीज पर ओपिनियन बनाने लगी, ठीक है। ओपिनियंस आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होंगे। इसमें याद रखना फैक्ट होगा कि ऐसा है तो ऐसा है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस फैक्ट है तो है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब वही बात हम करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हो गया है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं स्टूडेंट्स आपके ओपिनियंस, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके ओपिनियंस आते हैं कि हाँ ये चीज को ऐसा होना चाहिए था, या इसे ऐसा करना था, या वैसा करना था। दिस इज व्हाट वी कॉल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, ओके। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है कि क्या होना चाहिए था और कैसे ये सॉल्व की जा सकती है, ओके, या इस वे में जो है सॉल्व की जानी चाहिए थी। मतलब कि हम सीधा सीधा यहाँ पर कोई भी एक ओपिनियन दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव में याद रखना व्हाट इज और नॉर्मेटिव में क्या है? व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। सिंपल सी इतनी बात है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम बेसिकली ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली हमने 3 आंसर या 3 क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्या? व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, क्या है, क्या था, क्या होगा। बस सीधी बात है कि हम यहाँ पर फैक्ट देख रहे हैं कि ऐसा ऐसी है बात, ठीक है। आपका जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या बोलता है? व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड। क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, या इस वे में नहीं, ऐसे होना था इसे, और क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि बेसिकली जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो आपको क्या शो करेगा? वो आपको शो करेगा या वो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देगा कि ये चीज को ऐसे चलना चाहिए था या ऐसे वर्क करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आई होप सो कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर है, और ये क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस अच्छे से याद रख लो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वाला जो टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक। फिर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। सेम वे में आपके इकोनॉमिक्स का एक और सब्जेक्ट आएगा, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पता होना जरूरी है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा इनका डिफरेंस है। अगर आप दोनों की जो है स्पेलिंग देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ और सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है। वो क्या है? माइक्रो में है ए और माइक्रो में है क्या? आई। बाकी की पूरी जो स्पेलिंग है वो एज सेम, दोनों की क्या है? एज इट इज सेम है, राइट। अब ये जो आई और ए है यहीं से डिफरेंस आता है, ठीक है। क्या है आई और ए का डिफरेंस? आई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आई रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स इंडिविजुअल को, ठीक है। आई का मतलब है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट।
नाउ इंडिविजुअल का मतलब तो हमें समझ में आता है कि एक अकेले का कुछ, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। आप आपकी क्लास में मैं बोलूं अगर सिर्फ आपको कि मान लो कोई भी, मैंने बोला कि रोल नंबर 31 जो है वो बाहर आए, तो मैंने इंडिविजुअली किसी को बुलाया है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरी क्लास बाहर आए, तो मैंने क्या किया है? पूरी क्लास मतलब कि सारे लोगों को साथ में लिया, दैट इज वो क्या है? एग्रीगेट है, ठीक है। यही मतलब होता है इंडिविजुअल और एग्रीगेट का। इंडिविजुअल स्टडी इज व्हाट? कोई एक पर्टिकुलर चीज की स्टडी, ठीक है, एक पर्टिकुलर मार्केट की स्टडी, एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी, ये होता है आपका इंडिविजुअल स्टडी। और अब जब हम बात करते हैं एग्रीगेट की, तो पूरी कंट्री में जो मार्केट्स है उनकी स्टडी, पूरी कंट्री में जो फर्म्स है उनकी स्टडी, वो है क्या? वो है एग्रीगेट स्टडी। दैट इज एग्रीगेट में क्या मतलब? मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी एग्रीगेट स्टडी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगी स्टूडेंट्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी आपकी इंडिविजुअल स्टडी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा दोनों में कि ये डिफरेंस कहां से आया, आई और ए का, ठीक है। पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लेंगे क्या होती है ये। सो एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो है वो एक जो है फाउंडर माने जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। द टर्म माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, ठीक है। जो माइक्रो है वो टर्म कहां से डिराइव हुआ है? वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, माइक्रोज से। माइक्रोज का मतलब क्या होता है? स्मॉल, ठीक है। जो स्मॉल लेवल पर, एक छोटे लेवल पर जो स्टडी की जाती है वो आती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये वो पार्ट होता है इकोनॉमिक थ्योरी का जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को समझता है, इंडिविजुअल डिमांड को, इंडिविजुअल सप्लाई को। ये जो है ये है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो कि आपका चैप्टर 2 है, वो इसका पार्ट कैसे हुआ? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, ठीक है। हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि कैसे बिहेव करता है कंज्यूमर। एक से जो है स्टूडेंट्स बाकी के सारों का भी पता चलता है। तो मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या हुआ? वो एक जो है बेस बना मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एग्रीगेट की स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए माइक्रो भी पता होना जरूरी है, और माइक्रो को पता करने के लिए मैक्रो का पता होना भी जरूरी है। मतलब कि अल्टीमेटली ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही जरूरी है, दोनों की स्टडी भी जरूरी है, और दोनों के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आप अगर इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई नहीं पढ़ेंगे। भाई वो पढ़ना भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से आपको पूरे नेशन का पता चलेगा, और इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई से आपको किसी पर्टिकुलर जो है एरिया का पता चलेगा कि क्या डिमांड सप्लाई है, किसी पर्टिकुलर आइटम का पता चलेगा, जिस भी पर्टिकुलर सेंस में जो स्टडी चल रही होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए माइक्रो एंड मैक्रो दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। आई होप सो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई है। अब थोड़ा सा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं कि ये क्या है। तो द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, ठीक है। जो मैक्रो है वो कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है? मैक्रोज से, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज, ठीक है। मैक्रो मतलब क्या हो गया? लार्ज, एक लार्ज लेवल पर, एक बड़े लेवल पर जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब तो हमें पता है ना, स्टडी करना, तो उसके आगे एक स्मॉल स्टडी और एक क्या हो गई? लार्ज स्टडी, ठीक है। So macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole, ठीक है। macroeconomics क्या है स्टूडेंट्स? macroeconomics वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जो कि क्या स्टडी कर रहा है? जो कि स्टडी कर रहा है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। पूरी इकोनॉमी के जो ये हमारे सारे एग्रीगेट्स उन सबको एक मानकर जो स्टडी करता है वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है।
तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या मतलब है इसका, इस टर्म का क्या मतलब है? जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके कारण, जिनके आजू बाजू जो है, जिनके आसपास जो है दूसरी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है या ऑपरेट करती है, वी कैन से, ठीक है, कि मतलब कि अगर आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो है अगर वो सॉल्व हो जाए तो आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो सकती है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है वो इन्हीं की वजह से क्या होती है, अराइज होती है, ठीक। क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हम देख लें एक बार। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हर एक इकोनॉमी फेस करती है वो कुछ ये हैं। What to produce, how to produce and for whom to produce, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अगर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं एक इकोनॉमी को तो वो जो है प्रोडक्शन कर सकती है, फिर फर्दर प्रोडक्शन के बाद में कंजम्पशन होगा। मतलब कि सिंपल सी चीज है कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, जो बाकी की प्रॉब्लम्स है, उनका आंसर मिल सकता है फ्रॉम दीज 3 आंसर्स, ठीक है। What to produce, how to produce and for whom to produce, ठीक है। अब इन तीनों को स्टूडेंट्स हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका what to produce, जैसे कि नेम बता रहा है what to produce, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो that will come under what to produce. This problem involves selection of goods and services to be produced and the quantity be produced of each selected commodity. देखो डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, आपके कैपिटल गुड्स हैं, फिर कंज्यूमर गुड्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, सिंगल यूज गुड्स होते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे गुड्स होता है, ठीक है। अब कौन से पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन करना है वो कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि भाई आप कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन कर रहे हो या आप कैपिटल गुड का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप ड्यूरेबल गुड्स का प्रोडक्शन करोगे या आप नॉन ड्यूरेबल गुड्स का प्रोडक्शन करोगे। तो ये सब क्या है, ये सब एक सिलेक्शन है। वहां पर क्या करना है स्टूडेंट्स, चूज करना है। और जब हमें कुछ चूज करना होता है तो वो क्या होती है, वो होती है एक प्रॉब्लम, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली आपको क्या बताती है, व्हाट कमोडिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है। यहां पर काइंड ऑफ गुड प्रोड्यूस लिख सकते हो आप, कि क्या कौन से काइंड ऑफ गुड का प्रोडक्शन होगा। और उसी के साथ साथ में एक और क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है यहाँ पर, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ओके, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर देगा, व्हाट काइंड ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच क्वांटिटी नीड टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस को आंसर कैसे दिया जाएगा, देखो सिंपल सी चीज है, यही सब कुछ डिमांड सप्लाई देखकर डिमांड देखेंगे, किस चीज की कौन डिमांड कर रहा है, ओके, फिर किस में प्रोडक्ट, कौन से गुड का प्रोडक्शन करके एक प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट अर्न हो सकता है, कौन से गुड की जरूरत है, कौन सा गुड बनाना चाहिए, ये सब कुछ ही जो है ये फैक्टर्स जो है ये बताते हैं कि क्या प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो देखो अगर ये डिसाइड हो गया कि क्या प्रोड्यूस करना है तो फिर नेक्स्ट चीज क्या आएगी, कैसे प्रोड्यूस करना है। कैसे का मतलब क्या हो गया, हमारा कौन सा आंसर, नेक्स्ट वाला, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने देख लिया कि हमें जो है XYZ जो कमोडिटी है वो उसका प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कैसे करोगे, ऐसा थोड़ी ना कि बस मैंने बोल दिया प्रोडक्शन करना और हो जाएगा। देखो मैंने बोला है प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए जो है पूरी प्रोसेस हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, अंडरटेक करनी पड़ेगी, तब जाकर वो प्रोडक्शन हो पाएगा। तो अब कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस जो आपका क्वेश्चन होता है वो बेसिकली बताता है कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना है, ठीक है। यहां पर याद रखना कि ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक है। अब टेक्निक्स जो होती है स्टूडेंट्स वो 2 टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, एक हो सकती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक हो सकती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस जो है वो बेसिकली आपको क्या बताएगा, सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक, ठीक है, किस टेक्निक से आप प्रोडक्शन करने वाले हो। तो बेसिकली 2 है हमारी, कौन कौन सी, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। अब लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती क्या है स्टूडेंट्स, तो लेबर इंटेंसिव की हम बात करें तो इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स एक्सेट्रा।
कैपिटल क्या है? कैपिटल वो गुड्स है, कैपिटल हम बोलेंगे वो हमारे गुड्स हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये क्या है? ये सारे कैपिटल है। एंड लेबर क्या होता है स्टूडेंट्स? लेबर एक ह्यूमन बीइंग होता है, राइट। हम लेबर कभी भी मशीन्स को नहीं बोलते ना, लेबर क्या है? लेबर ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या बोल रहा है कि एक ह्यूमन इंटेंसिव टेक्निक, मतलब कि ह्यूमन जो है वो काम करेगा। ये जो आप फर्स्ट वाली पिक्चर देखोगे ये किसकी है? ये है आपके लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, कि हम यहाँ पर जो है मशीन्स कम यूज कर रहे हैं और लेबर ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एंड कैपिटल इंटेंसिव भी आप लोगों को समझ में आई क्या होगा अब तक तो, कि क्या होगी? यहाँ पर होगा मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो है कैपिटल ज्यादा होगा और लेबर कम होगा, मतलब कि यहाँ पर जो है मशीन्स का वर्क ज्यादा होगा और लेबर का वर्क, दैट इज ह्यूमन बीइंग का जो वर्क है वो कम होगा। अब कैसे ये सिलेक्शन होता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे जाना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जाना है? पहली चीज तो सिलेक्शन करने के लिए ये है कि ये देखा जाएगा कि आपकी कंट्री में चीप लेबर है या चीप कैपिटल है। जैसे कि सिंपल सी बात है, इंडिया में जो है लेबर चीप रेट्स पर मिल जाते हैं, तो इंडिया में जो मेजॉरिटी हम बोलेंगे अगर दोनों में हम देखें तो ज्यादा जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूसेज किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो लेबर है वो चीप रेट पर मिल जाता है। तो एक जो प्रोड्यूसर है वो चीप रेट वाली जो टेक्निक्स है उसे यूज कर अपना जो प्रॉफिट है वो ज्यादा अर्न कर सकता है, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन यूज करता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो इकोनॉमीज यूज करती है जहां पर लेबर कम मिलते हैं एंड कैपिटल ज्यादा हो। जैसे कि आप ले लो यूएस, ठीक है, वहां पर जो है इतने आपको लेबर नहीं मिलेंगे जितने इंडिया में, और वो मिलेंगे तो इतने चीप रेट्स पर नहीं मिलेंगे, तो वहां पर जो है लेबर कॉस्टली रहता है। लेबर को जो है हायर करना मतलब वो महंगा, उन लोगों के लिए क्या हो जाता है? ये एक महंगापन हो जाता है, मतलब कि सीधी सी बात है कि उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। अल्टीमेटली एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो है वो गुड्स में से कैसे निकलेगा? सारे रॉ मटेरियल्स जितने भी यूज हुए, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी यूज हुए, सबके पेमेंट के बाद में जो उसके पास में बचेगा वही आने वाला है, राइट। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो लेबर रिच जो कंट्रीज है वहां पर यूज किया जाता है, एंड कैपिटल इंटेंसिव इन कैपिटल रिच कंट्रीज, ठीक है। जहां पर लेबर नहीं मिलते वहां पर कैपिटल का ज्यादा यूसेज होगा, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम क्या करेंगे? इन दोनों में से सिलेक्शन करेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है। ओके, आई होप सो कि हाउ टू प्रोड्यूस भी आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है, कि हाउ टू प्रोड्यूस किस चीज का आंसर देती है। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो सिंपल सी चीज है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, हो गया। प्रोड्यूस करना किसके लिए है ये चीज भी तो देखना पड़ेगा ना। तो अगर पहले मतलब क्या होगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस का आंसर कर लो, चलो ठीक है, हमें जो है रिच सेक्टर के लिए प्रोडक्शन करना है, या हमें जो है पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना है, या हमें ऐसा गुड्स बनाना है जो कि हर एक पर्सन जो है वो कंज्यूम कर सके, हर एक पर्सन की यूटिलिटी में आए। तो जो फॉर होम टू प्रोड्यूस है वो आपको क्या कर रहा है, वो बता रहा है किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप जो प्रोडक्शन करने वाले हो। देखो अगर फॉर होम टू प्रोड्यूस भी आंसर मिल जाए तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो इजीली भी आप आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सिंपल सी चीज है, फॉर होम टू प्रोड्यूस अगर हम आंसर कर दें स्टूडेंट्स, तो आपका जो आपने मतलब देख लिया कि कौन से सेक्शन में आप जो हो कौन से सेक्शन के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके बेसिस पर आपके गुड्स का आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या बनाना है आपको, राइट। तो वो चीज वैसे भी हो सकती है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है वो बेसिकली क्या देता है, वो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर द रिच वंस और द पुअर वंस और द मिडिल मेंस, किसके लिए जो है प्रोडक्शन करना है। अब जैसे कि अगर मैं कोई कार बना दूं, अगर मैं कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूं, तो ऑब्वियस सी चीज है कि मैं एक्सट्रीम पुअर के लिए तो नहीं कर रही होंगी प्रोडक्शन, राइट, बिकॉज उनके पास उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बोलूं कि मैं जो हूं कोई एसी बना रही हूँ, कोई रेफ्रिजरेटर बना रही हूँ, तो ये भी वेरी पुअर के पास में नहीं मिलेंगे। ये आपको मिडिल मैन के पास में मिल जाते हैं, जिनकी थोड़ी कम इनकम है उनके पास भी ये देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज वो लोग भी जो है वो ये अफोर्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ EMIs एंड वगैरह।
तो ये सब कुछ जो है, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ताकि मैक्सिमम जो है अपने गुड का क्या हो सके, कवरेज बना सके एक मार्केट में, ठीक है। तो जो आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस है वो क्या कर रहा है, किसके लिए बनाना है, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या बोल रहा है, सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, दैट इज whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor, ठीक है। वही सारी चीजें जो मैंने बोली वही यहाँ पर हमारे पास में written form में है। The problem can be categorized under two main heads, ठीक है। ये जो आपकी फॉर होम टू प्रोड्यूस है, इसे हम इन दो हेड्स में क्या कर सकते हैं, इन दो हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, एक है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इट मींस हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सीधा सीधा ये समझो कि यहाँ पर जो है रिच एंड पुअर के बीच का एक ग्रेट डिवाइड, कि रिच के पास जो है ज्यादा मनी है, पुअर के पास कम मनी है, तो प्रोडक्शन किस बेसिस पर किया जाए, इस बेसिस पर, मतलब ये सोच के कि रिच के लिए बनाए हम पुअर के लिए बनाए, मतलब कि सीधा सीधा है भाई, जिसके पास इनकम होगी उसके लिए प्रोडक्शन करेंगे, बिकॉज जिसके पास मनी होगा अल्टीमेटली वही तो किसी भी गुड को खरीद सकेगा, जिसके पास मनी नहीं है वो तो गुड खरीद ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए प्रोडक्शन ही क्यों करना है ना। तो ये पर्टिकुलर जो है थॉट प्रोसेस है फॉर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोले तो। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्वॉल्व करता है ये डिसाइड करना कि जो शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, जो टोटल नेशनल प्रोडक्ट है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एंटरप्रेन्योर ऑल लेबर्स अगर हम ले तो इनका कितना शेयर है आपके पूरे नेशनल इनकम में, उसके बेसिस पर जो है प्रोडक्शन होगा या उसके बेसिस पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अल्टीमेटली ये दोनों ही जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपको बता रहा है क्या, इनकम स्टेटस। ये आपको सीधा सीधा क्या बोलना चाह रहा है स्टूडेंट्स की जो आपकी फॉर होम टू प्रोड्यूस है वो किस बेसिस पर आंसर होगी, इनकम स्टेटस पर। वो देखेंगे कि कौन है जो हमारे गुड को खरीद सकता है, कौन है जो नहीं खरीद सकता है, हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है, हमें रिच के लिए करना है, हमें पुअर के लिए करना है, किसके लिए करना है, इस चीज का डिसीजन लेना जो है ये आता है आपके फॉर होम टू प्रोड्यूस में, ठीक है। तो आई होप सो कि फॉर होम टू प्रोड्यूस भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और ये जो हमारी तीनों ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों ही जो है ये आप लोगों की अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बहुत ही इजी से ये हमारे क्या थे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, एंड आई होप कि क्लियर होगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है हम ये समझते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी वे में हम समझें कि मेरे पास में दो अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे एक चूज करना है और मैं एक ही चूज कर सकती हूँ। तो एक को चूज करने के लिए मैंने जैसे छोड़ा है स्टूडेंट्स, वो बनती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। वो आपको क्या बता रही है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी कि आप इसको भी जो है चूज कर सकते हो, लेकिन आपने इसको चूज नहीं किया, तो अब आपको क्या करना है, अब ये क्या है, ये आपकी कॉस्ट बता रही है कि आपने इतनी कॉस्ट की जो अपॉर्चुनिटी थी वो छोड़ दी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी भी चीज को स्टूडेंट्स हम लोग अगर खरीदते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसका मनी पे करते हैं। अब ये चीज डिफरेंट है। अगर देखो हम लोग कुछ भी बोलते हैं कि एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि मैंने जो है किसी पर बहुत ट्रस्ट किया और उससे जो है अपनी बातें बताई और उसने जो है किसी और को बता दी, ठीक है। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है जो कि यूजुअली होता ही होगा आप लोगों के साथ भी कि ऐसा है, ठीक है। तो अब कोई भी अगर आप और किसी को अपनी बात बताओगे कि देखो उसने मेरे साथ में ये कर दिया या वो कर दिया, तो थर्ड पर्सन आपको क्या बोलेगा कि तुमने ट्रस्ट किया है, उसका कॉस्ट भी कौन बेयर करेगा, तुम ही बेयर करने वाले हो। मतलब कि सिंपल सी चीज क्या हो गई, ये जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स ये आपको क्या बता रहा है कि आप जो हो किसी चीज को छोड़ रहे हो, तो अगर वो छोड़ रहे हो तो वो आपको क्या कितना सेटिस्फैक्शन दे सकता था, वो जो आपकी कोई भी एक अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए आपने जिस अल्टरनेटिव को छोड़ा है उससे भी तो आपका बहुत कुछ यूसेज हो सकता था, तो वो सब कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज यू हैव चोजन दिस वन। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है, ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी, आप इसको सिलेक्ट कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया है, तो अब आपको क्या करना है, उसका कॉस्ट बेयर करना है। ठीक है, ये होता है सीधा सीधा मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, जो भी आपने अल्टरनेटिव्स फॉरगॉन किए उसमें से जो बेस्ट होगा, कि अगर ये नहीं चूज करती तो कौन सा चूज करती, वो वाला जो है वो होगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अभी तो मैंने आपको 2 ही चीजों के एग्जाम्पल में बताया, लेकिन अगर यहाँ पर 2 की जगह 10 चीजें भी होती तो मैंने जो सिलेक्ट कर लिया वो तो ठीक है, वो तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब कि मैंने उस चीज को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन बस ये आंसर करना है कि अगर मैं वो सिलेक्ट नहीं करती तो फिर मैं नेक्स्ट क्या सिलेक्ट करती। जो भी नेक्स्ट आपके सामने अल्टरनेटिव आएगा वो होता है आपका क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, so opportunity cost is the cost of next best alternative foregone, the amount of goods and services that must be sacrificed to obtain more of any one good is called the opportunity cost of that good। ठीक है, क्या है, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड। किसी भी गुड को और ऑब्टेन करने के लिए आप जितना दूसरे गुड को सेक्रीफाइस कर रहे हो वो है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आपने जो चीज सिक्रीफाइस की है वो क्या बनता है, वो बनता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल देखें, यहाँ पर है आपका रेस्टोरेंट मील, मील एट होम एंड टेक अवे। ठीक है, अब मान लो कि मैंने क्या चूज किया, रेस्टोरेंट मील। ठीक है, तो रेस्टोरेंट मील चूज करने के लिए मैंने ये दोनों अल्टरनेटिव्स को क्या किया है, छोड़ा है। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेटिव्स को मैंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। मैं रेस्टोरेंट में नहीं जाके बढ़िया घर का खाना खा सकती थी, बहुत ही अच्छा मम्मी के हाथ का बना हुआ, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, तो वो चीज जो है वो मैंने क्या की है, वो चीज मैंने छोड़ी है। ठीक है, सेक्रीफाइस की है। या फिर मैं जो हूँ कोई भी जो फूड था वो टेक अवे, मतलब कि मैं जो हूँ डायरेक्ट ऑर्डर करके और घर ला सकती थी उसे, और घर पे आके बाहर का खाना खा सकते थे। ठीक है, तो अब मैंने रेस्टोरेंट मील चूज तो कर लिया, लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट मील चूज नहीं करती तो फिर मैं इन दोनों में से कौन सा करती, मैं बोल रही हूँ कि मैं करती मील एट होम। ठीक है, टेक अवे नहीं करती, मैं मील एट होम करती। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मील एट होम, कि मैंने जो रेस्टोरेंट मील को सिलेक्ट किया है तो उसके लिए मैंने सेक्रीफाइस किया है मील एट होम। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एकदम सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, सो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर आता है हमारे पास में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, या फिर मैं बोलूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इसे अभी फ्रंटियर छोड़ो, इसे जो है अभी हम क्या माने, कर्व मानते हैं। तो अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है स्टूडेंट्स, वो आपको क्या बताता है, नाम से देखो, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का कर्व, मतलब कि कर्व है, दैट इज ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कर्व है, इट मींस कुछ ऐसा, या जो भी कर्व बनता होगा कुछ कर्व में है, तो ये जो कर्व है वो आपको क्या बता रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का। अब किसके बीच की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, दो गुड्स लेते हैं हम यहाँ पर, ये आपका एक अजम्पशन है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व में आप जो सिर्फ 2 ही गुड्स का क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 गुड्स लिया जाता है, यहाँ पर आता है एक गुड, ये मान लो ये हमने लिया गुड बी, और ये हमने लिया क्या, गुड ए। ठीक है, ये 2 गुड्स होते हैं, और जो आपके टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज होते हैं वो भी कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि
टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज जो है वो आपके पास में बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आपको क्या बताता है कि जितने भी गिवन रिसोर्सेज हैं, जितनी भी गिवन टेक्नोलॉजी है, उनको यूज करके कितने पॉसिबल वेज में आपका ये दो गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड बी एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड ए, इनका कितना प्रोडक्शन हो सकता है, इस चीज को डिफाइन कौन करता है? इस चीज को डिफाइन करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब कि वो हमें बताता है, ये जो सारे इस पर पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स हमें बताते हैं कि इतने पॉसिबल मैनर में, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में जो है प्रोडक्शन हो सकता है इन दो गुड्स का, ठीक है। तो आई होप सो कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उसका जो डेफिनेशन है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है। दैट इज इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ two goods that can be produced with given resources and technology। ये याद रखना, resources and technology कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं होंगे, और दो ही गुड्स का हमें देखना होता है। मतलब कि जो पीपीएफ होता है, इसे हम शॉर्ट में पीपीएफ या पीपीसी बोल सकते हो आप, ये जो है ये दो ही गुड्स का आपको रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। तो आई होप सो कि जो इसकी डेफिनेशन है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर इसके जो अजम्पशंस है वो देखें, तो अजम्पशंस में है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज in an economy is fixed but these resources can be transferred from one use to another, ठीक है। जो इकोनॉमी उसमें रिसोर्सेज कैसे हैं स्टूडेंट्स? रिसोर्सेज कांस्टेंट है, ठीक है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है, रिसोर्सेज चेंज नहीं होंगे। लेकिन ये जो रिसोर्सेज है ये एक गुड के प्रोडक्शन से दूसरे गुड के प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। ये अजम्पशन है, ठीक है, कि जो रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है और वो जो है एक गुड से दूसरे गुड में शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब कि मान लो गुड ए के प्रोडक्शन में जो भी रिसोर्सेज लग रहे हैं वो रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं? गुड बी के प्रोडक्शन में लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल लॉजिक लगा लेना कि अगर गुड बी के प्रोडक्शन में वो रिसोर्सेज यूज हुए हैं तो अब गुड ए का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज गुड ए के पास में रिसोर्सेस कम हो गए ना, जब रिसोर्सेस ट्रांसफॉर्म कर दिए। रिसोर्सेस तो फिक्स्ड है, तो अगर यहाँ पर 10 यूनिट्स है रिसोर्स की और मैंने जो है 5 यूनिट दे दी किसको? गुड बी को, तो अब गुड ए के पास में कितनी बचेगी? गुड ए के पास में भी 5 ही यूनिट्स बचेगी, अब 10 थोड़ी ना बचेगी। तो ये जो रिसोर्सेज है ये ट्रांसफॉर्म कर दिए फ्रॉम वन यूज टू अनदर, राइट। तो इसके लिए जो है ये क्या है? ये मतलब कि जो हम बोल रहे हैं कि एक गुड के प्रोडक्शन से दूसरे गुड में जाएगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि गुड ए का प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे हम शेड्यूल और ग्राफ से समझेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो। With the help of given resources only two goods can be produced, ठीक है। ये फिर से एक और assumption क्या आया कि जो resources, जो given resources हैं उनसे सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। ये याद रखना, सिर्फ कितने का होगा? दो गुड्स का। हम दो गुड्स से ज्यादा नहीं देखेंगे, ये पीपीसी का क्या है? assumption है, ठीक है। The resources are fully and efficiently utilized, हम ये मान रहे हैं कि जो resources है वो fully और efficiently utilize किए जा रहे हैं, उनका कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भी हमें क्या करना है? मानना है। assumptions का मतलब क्या होता है कि आपको ये चीजें माननी है, आपको अज्यूम करना है कि ऐसा जो है चल रहा है, ठीक है। Resources are not equally efficient in production of all products, जो चीज अभी मैंने बताई आपको कि गुड ए से गुड बी में गया तो वो जो है प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे। तो जो रिसोर्सेज हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं हर एक गुड के प्रोडक्शन में। जैसे कि गुड ए के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज जितने एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे थे या जितने एफिशिएंट थे उतने जो है वो गुड बी में नहीं है, ठीक है। सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो जब ये रिसोर्सेज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक गुड के प्रोडक्शन से दूसरे गुड में, तो जो प्रोडक्टिविटी वो क्या होती है? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और इसका जो एक और असम्पशन है वो क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन कुछ भी नहीं होगा, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट ही रहने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो दो चीजें माननी है वो क्या है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो कैसी है? वो कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो बस ट्रांसफर की जा सकती है फ्रॉम गुड 1 टू गुड 2, ठीक है। इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अजम्पशंस में, ओके। आई होप सो कि इसके जो अजम्पशंस हैं ये भी आप लोगों को क्लियर होंगे। अब आता है स्टूडेंट्स हमारे पास में
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। यहां पर एक टर्म आया है MOC एंड आगे आया है एक MRT, ठीक है। तो पहले जो है स्टूडेंट्स हम MOC और MRT पढ़ेंगे, फिर वापस आकर जो है मैं आप लोगों को ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ लें, अपना MOC एंड MRT पढ़ लेते हैं। MOC दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है, अब बस यहाँ पर क्या ऐड हो गया, यहां पर ऐड हो गया हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। देखते हैं क्या है। MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। देखो स्टूडेंट्स, जब भी ये इकोनॉमिक्स में आपके पास में टर्म आएगा मार्जिनल, तो एक चीज याद रखना कि वन एडिशनल यूनिट के साथ में कुछ ना कुछ इसका रिलेशनशिप है, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हमें पता है कि एक गुड को सेक्रीफाइस करना टू गेन वन गुड, ठीक है, या हम बोले कि सेक्रीफाइस वन गुड टू गेन अनदर गुड, ये हम बोल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि मैंने बोला मार्जिनल है, तो यहाँ पर वन एडिशनल यूनिट आप बोल ही दोगे। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हर एडिशनल यूनिट आप कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, सॉरी आप कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। एक यूनिट को गेन करने के लिए आप कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड MOC, दैट इज MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। मतलब वो आपको बताता है कि आप किसी गुड के एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए आप कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर सकते हो किसी दूसरे गुड के, ठीक है। ये होता है आपका MOC। इन केस ऑफ PPF MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब MOC ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इस चीज को अभी हम देखेंगे, ठीक है, अभी शेड्यूल के साथ में प्रॉपरली इसे पढ़ेंगे। That is more and more units of the commodity have to be sacrificed to gain an additional unit of another commodity। Now इसे जो है अभी थोड़ा सा हम होल्ड पे रखते हैं, मैं अभी शेड्यूल के साथ में आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स MRT। MRT क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। MRT इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड to gain an additional unit of another commodity। अब MRT में क्या आ गया, MOC से क्या डिफरेंट है, यहाँ पर MOC से सिर्फ यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है, दैट इज रेशियो, ठीक है। MRT जो है वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको रेशियो बता रहा है कि कितना यूनिट्स जो है आप सेक्रीफाइस कर रहे हो टू गेन वन यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, इनके बीच का जो रेशियो है वो कौन शो करता है, MRT। MOC जो है वो डायरेक्टली आपको कोई नंबर देता है और MRT जो है वो आपको रेशियो देता है, ठीक है, कि वन यूनिट को गेन करने के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो 5 यूनिट्स, दिस इज व्हाट इस फॉर्म में जो है ये बताता है, ठीक है। MRT जो है उसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन्ड, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा मतलब है इसका, ठीक है, मतलब कि इसे डेल्टा ना बोलकर हम इसे क्या बोलते हैं, चेंज इन यूनिट्स सेक्रीफाइस, वो चेंज आपको शो करता है, ठीक है। दैट इज कितने यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस किए हैं एक यूनिट, कितने यूनिट्स को गेन करने के लिए, ठीक है। ये चीज जो है ये MRT इस वे में शो करता है। ओके, आई होप सो कि MRT और MOC का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जो है अपने वापस शेड्यूल पे चलते हैं और जो अपना शेड्यूल है वो पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दिया है स्टूडेंट्स। 2 गुड्स हैं, कौन कौन से, एक है ये आपकी गन और एक है क्या, बटर, ठीक है। और जो सबसे पहला कॉलम है वो आपको क्या बता रहा है, दैट इज टेलिंग यू पॉसिबिलिटीज ABCDEFG, ठीक है, इतनी जो है पॉसिबिलिटीज है। नाउ अगर मैं इस शेड्यूल को देखूं तो जो फर्स्ट ए पॉसिबिलिटी है वो क्या आपको शो कर रही है कि 21 यूनिट्स जो है वो गन के प्रोड्यूस हो रहे हैं और 0 यूनिट्स जो है वो बटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज हैं वो पूरे के पूरे गन के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, राइट। पूरे के पूरे क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पर 0 है, 0 है मतलब कि बटर का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। और हमने अजम्पशंस में पढ़ा है अपने PPC के अजम्पशंस में कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं, मतलब कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज किया जा रहा है, वो जो है उनका कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो
तो जितने भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हैं वो किस में यूज हो गई स्टूडेंट्स, वो हो गई गन में यूज। दैट इज 21 यूनिट्स ऑफ गन का प्रोडक्शन जब होगा तो 0 यूनिट्स ऑफ बटर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमें पता है कि हमें पीपीसी में या पीपी जो एफ है आपका, उसमें आपको देखना क्या है, उसमें आपको देखना है जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है कि कितनी पॉसिबिलिटीज में आपके इन दो गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है। ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं ये हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो एक गुड के प्रोडक्शन से दूसरे गुड के प्रोडक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है गन से क्या लिए, गुड्स लिए और बटर को वो गुड्स दे दिए। तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट ऑफ बटर का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। और इस 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास में अब गन के कितने प्रोडक्शन बचे, कितने यूनिट्स का, 20 यूनिट्स का। ये कैसे हुआ, सिंपल सी चीज है, यहां से जब रिसोर्सेज यहां शिफ्ट होंगे तो अब गन के पास में उतने रिसोर्सेज नहीं बचे हैं तो उतना प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। उतना प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता है, इसलिए ये चीज देखने को मिली, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बोला कि फिर से जो है कुछ रिसोर्सेज कहां गए, आपके बटर के प्रोडक्शन में गए। तो यहां पर एक और एडिशनल यूनिट का क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक और एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। पहले बटर के 0 यूनिट्स थे, फिर वो 1 आए, फिर अब वो कितने हो गए, 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हमें पता है कि अगर हमें एक जगह प्रोडक्शन बढ़ा रहे तो दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। पहले 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, अब 18 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो अब ये क्या, कितने यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस किए हैं, 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं इधर का एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए। अब ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कि उधर तो हमारा एक ही यूनिट बढ़ रहा है और इस साइड 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं सारे गुड के प्रोडक्शन में, ठीक है। जो आपके रिसोर्सेज है वो जब तक गन्स का प्रोडक्शन कर रहे थे तब तक वो इतने यूनिट्स दे पा रहे थे, लेकिन जब वो शिफ्ट होने लगे, एक गुड से दूसरे गुड में शिफ्ट होने लगे तो यहां पर उतनी एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। हर जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, तो वो रिसोर्सेज जो है वो यहां पर इतने एफिशिएंट नहीं है, इसलिए एज कंपेयर टू गन्स बटर में जो हम प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, इसके अजम्पशंस में पढ़ के ही आए थे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। वो गन का प्रोडक्शन अच्छे से कर रहे थे, वो जो है जब तक यहां पर सिर्फ गन का प्रोडक्शन कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो वो उन्हें पता था कि गन का कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे होगा, तो वो एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे थे। अब जब वो बटर पर आए तो पहली तो वो न्यू चीज हो गई, तो उसे सीखना, उसे करना, उसमें जो है एफिशिएंसी कम हुई। उसके बाद में हर एक रिसोर्स जो है वो हर एक गुड के लिए क्या नहीं होता, एकदम इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ गेन एक ही यूनिट कर रहे हैं लेकिन हमें सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है। आप अगर आगे और देखोगे तो जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता जाएगा और गेन जो है वो एक एक यूनिट से ही बढ़ेगा। इसका मेन रीजन यही है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये आपको दोनों में सेक्रीफाइस और गेन में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि आप गेन एक ही यूनिट करते हो और सेक्रीफाइस क्या करते हो, ज्यादा करते हो, ठीक है। फिर से वापस देखो, हम 2 से कहां पे आए, 3 पे आए, और यहां पर हम 18 से कहां चले गए स्टूडेंट्स, 15 पर चले गए। फिर से क्या हुआ है, हमारा जो प्रोडक्शन है फॉर गन्स कम हुआ। यहां पर 3 यूनिट्स जो है वो हमने सेक्रीफाइस किए टू गेन अगेन 1 सिंगल यूनिट, ठीक है। हम गेन तो सिंगल यूनिट ही कर रहे हैं ना, यहां पर 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन था, 2 यूनिट से हम कहां गए, 3 यूनिट्स पर गए। तो यहां पर हमने जो गेन किया है वो एडिशनल 1 यूनिट ही गेन किया है। सेक्रीफाइस हम 3 यूनिट्स कर रहे हैं, हम 18 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे लेकिन आप 15 का ही कर रहे हैं गन्स में। तो सेक्रीफाइस 3 यूनिट्स कर रहे हैं टू गेन 1 सिंगल यूनिट ऑफ बटर, ठीक है। और आगे देखें तो ये 3 से 4 गया, फिर से 1 यूनिट ही गेन किया है लेकिन सेक्रीफाइस कितना कर दिया, 4 यूनिट्स कर दिए। फिर 11 से 6 सेक्रीफाइस कर दिया, 5 यूनिट्स और 6 यूनिट्स का सेक्रीफाइस हुआ। और यहां पर जो है स्टूडेंट्स गेन आपको 1 यूनिट का ही देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू गेन सिंगल यूनिट ऑफ बटर, ठीक है। तो
तो इसलिए जो है हमारा जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर पूरे जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज होते हैं गन के प्रोडक्शन में, तो 21 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस हो सकती है, 0 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस होगी। अब मैं ये बोलूं कि अगर मेरे जो सारे रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, बटर का, ठीक है, जो सारे रिसोर्सेज है वो आप प्रोडक्शन बटर का कर रहे हैं, तो मतलब कि गन का नहीं होगा, गन हो गई 0, लेकिन बटर का मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो पा रहा है, 6 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो पा रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा बटर का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और ये 21 और 6 में जो डिफरेंस है वो क्यों आया, बिकॉज जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं, और ये जो रिसोर्सेज हैं ये इस मतलब कि आपके गन के प्रोडक्शन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे थे एज कंपेयर टू बटर, ठीक है, इसलिए हमें जो है ये डाउनफॉल देखने को मिला। और क्योंकि इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इसलिए ही ये एक एक यूनिट एक्स्ट्रा को पाने के लिए हमें जो है ज्यादा यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, ठीक है। देखो अगर मैं देखूं यहां से, अगर इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो ये देखो, जब हमने एक यूनिट गेन किया स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब कि जब हम एक यूनिट बना रहे तो हमने सेक्रीफाइस कितना किया, एक ही यूनिट किया, ठीक है। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं कि अब जो इकोनॉमी है उसमें 2 यूनिट ऑफ किसका प्रोडक्शन हो रहा है, बटर का, तो हमने सेक्रीफाइस कितना किया, 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, ओके। फिर जब 3 यूनिट्स ऑफ बटर का प्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्रीफाइस फिर हमारा बढ़ाना पड़ेगा, ये हो गया 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस, ठीक है। जब 4 यूनिट का प्रोडक्शन होने लगा तो फिर से हमें अपना सेक्रीफाइस करना बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं फिर से 3 यूनिट का ही सेक्रीफाइस करूंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है 3 यूनिट्स ही बटर के बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 4 यूनिट्स बनाने हैं तो मुझे जो है सेक्रीफाइस अपना क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि जैसे जैसे आप किसी भी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसके लिए आपका जो सेक्रीफाइस है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इन्हें जो है बटर को जो है ज्यादा रिसोर्सेज देने पड़ेंगे तभी वो इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज जो है वो इसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, जो कि आपको क्या शो कर रहा है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ये आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बता रहा है 2 गुड्स के जो कि गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एमओसी और एमआरटी पे। तो एमओसी क्या है, एमओसी है कि एक यूनिट को गेन करने के लिए आपने कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस किए हैं, मतलब कि सीधा सीधा आपको ये बताना है कि गन्स में आपने कितना सेक्रीफाइस किया है, बिकॉज यहां पर तो हमें पता है कि हमने क्या किया है, सिंगल यूनिट ही गेन की है, ठीक है। तो कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए, यहां से यहां तक 1 यूनिट, फर्स्ट वाला कुछ नहीं आएगा बिकॉज ऊपर हमने कुछ सेक्रीफाइस किया नहीं था, तो ये 1 आया। फिर यहां से यहां तक कितना हुआ, 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस हुआ। फिर 18 से 15 आए, कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस हुआ, 3 यूनिट्स का। फिर 15 से 11 आए, 4 यूनिट्स का, 5 एंड 6, ओके एंड सो ऑन, इस वे में आप देख सकते हो। अब एमआरटी क्या हो गया है, एमआरटी का क्या, हमने ये फॉर्मूला देखा था, चेंज इन यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन्ड यूनिट्स, ठीक है। आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो और कितना गेन कर रहे हो। 21 से 1 गया, कितना सेक्रीफाइस किया, 1 यूनिट, गेन कितना किया, 1 यूनिट, तो 1G रेशियो 1B, ठीक है। फिर 20 से 18 आया, सेक्रीफाइस कितना किया, 2 यूनिट्स किए। 1 से 2 आया, गेन कितना किया, 1 यूनिट किया, तो 2G रेशियो 1B, ठीक है। फिर 18 से 15 आए, सेक्रीफाइस किया हमने कितने, 3 यूनिट्स ऑफ गन टू गेन 1 यूनिट ऑफ बटर, तो ये क्या हुआ, 3G रेशियो 1B। 15 से 11 4 हो गया, तो 4G रेशियो 1B। फिर ये 11 से 6 हो गया, 5G रेशियो 1B, और 6 से 0 कितना हो गया, 6G रेशियो 1B, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये चीज क्लियर हो गई है, ये क्यों इंक्रीजिंग है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिकॉज टू गेन 1 सिंगल यूनिट ऑफ 1 गुड वी नीड टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अनदर गुड, ठीक है। इसलिए आपको एमओसी हमेशा जो है इंक्रीजिंग वे में ही दिखता है, ओके। अब अगर इसका जो है हम ग्राफ देखें स्टूडेंट्स, तो वो कुछ ये है, जो शेड्यूल आपने देखा, जो टेबल आपने देखा, उसी को हमने क्या किया है, उसी को हमने यहाँ पर ग्राफ के टर्म्स में बना दिया है, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर
दिया है। देखो एक्स एक्सिस पर लिया हमने बटर्स एंड वाई एक्सिस पर लिया हमने गन्स। अब जब ऐसे कोई भी दो गुड्स होते हैं, ये कुछ होता है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से एक्सिस पर आप क्या लोगे? ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्राफ जब आप बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एक्सिस पर कौन से पर्टिकुलर यूनिट को या कौन से पर्टिकुलर चीज को आप लेने वाले हो। हमेशा याद रखना जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो y एक्सिस पर जो आप सेक्रीफाइस करते हो, ठीक है, वो आएगा, और x एक्सिस पर जो आप गेन करते हो वो आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, y एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, जो भी कमोडिटी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। हम लोग गन्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसके प्रोडक्शन के लिए? बटर के प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए गन्स को कहां पर लिया है? y एक्सिस पर लिया है। और x एक्सिस पर क्या लेंगे? वो कमोडिटी को जिसे हम क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो गेन हम किसे कर रहे हैं? हम गेन कर रहे हैं बटर को, तो बटर को लिया कहां पर? x एक्सिस पर, ठीक है। अब जो है पॉइंट्स अपने प्लॉट करने, और इस वे में जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, यहां पर हमने किस चीज, ये इंडेक्स क्या ले लिया? 1, दिस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हमने इंडेक्स ले लिया कि 3 यूनिट्स हैं भाई, ठीक है। और बटर जो है वो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही लिया है। तो आप इंडेक्स भी बता दीजिएगा y एक्सिस का क्या होगा, y एक्सिस एंड x एक्सिस दोनों का बता दीजिएगा। y एक्सिस का क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, एंड जो आपका ये है ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसका इंडेक्स भी बता सकते हो। फिर उसके बाद में जो हमारे पॉइंट्स थे वो सारे हमने प्लॉट किए। ये सारी हमारी पॉसिबिलिटीज है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये देखो ए आप देख सकते हो 21 ऑफ गन एंड 0 ऑफ बटर, और यहाँ पर आप देख सकते हो जी पे 6 ऑफ बटर एंड 0 ऑफ योर गन, ठीक है। तो इस वे में जो है प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। आपका जो पीपीएफ होता है स्टूडेंट्स, वो कॉनकेव कर्व होता है। कॉनकेव कर्व क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो आपका पीपीएफ है वो हमेशा कॉनकेव शेप्ड क्यों रहता है? बिकॉज we sacrifice more and more units of one good to gain one single unit of another good, ठीक है। सिंपल सी भाषा में एमओसी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो आपका पीपीसी है या पीपीएफ है वो हमेशा कॉनकेव कर्व में ही आएगा। अगर ये आपका जो एमओसी है वो अगर कांस्टेंट रहे या वो अगर डिक्रीज होने लगे, ठीक है, अगर वो डिक्रीज होने लगा तो इसका अपोजिट कर दो, कॉनकेव का अपोजिट क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि क्या कभी पीपीएफ कॉन्वेक्स हो सकता है? किस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो कॉन्वेक्स होगा? जब एमओसी डिक्रीज हो रहा हो तो ही वो कॉन्वेक्स बन सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। और अगर एमओसी कांस्टेंट होगा तो आपके पास में कैसा ग्राफ आ जाएगा? कांस्टेंट ग्राफ, दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो आ जाएगा। बट ये जो है ये बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। आपका जो एमओसी है वो इंक्रीज ही होता है, इसलिए जो आपका कर्व है पीपीएफ है वो कैसा होता है? कॉनकेव शेप्ड ही होता है, ठीक है। आई होप सो कि ये जो ग्राफ है, ये जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो शेड्यूल, डेफिनेशन एंड जो ग्राफ है, आई होप सो कि क्लियर है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्लियर है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी क्लियर होगा। फिर आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ या फिर हम बोले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ, क्या बोला है? पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, जो पीपीएफ है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। देखो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि y एक्सिस पर आपको लेना है सेक्रीफाइस वाली जो भी कमोडिटी है, और x एक्सिस पर आपको लेना है गेन्ड वाली जो भी कमोडिटी है, ठीक है। तो जो आपका पीपीएफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो जब आपने y एक्सिस पर स्टूडेंट्स आपकी सेक्रीफाइस लिया है, तो सेक्रीफाइस लिया इट मींस पहले कुछ ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, फिर आपने सेक्रीफाइस किया इसलिए कम प्रोडक्शन हो रहा है, फिर कम प्रोडक्शन हो रहा है, फिर और कम प्रोडक्शन हो रहा है, फिर और कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है ना, राइट। y एक्सिस पर जो भी कमोडिटी होगी वो डाउनवर्ड हो रही है, तो इसीलिए जो कर्व है वो भी कैसा आएगा? वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए जो पीपीएफ है वो हमेशा क्या स्लोप करता है? कैसा स्लोप करता है? डाउनवर्ड साइड स्लोप करता है, ठीक है। So more of one good can be produced only by taking resources away from the production of another good.
as there exists an inverse relationship between change in quantity of one good and change in quantity of other good, PPF slopes downward from left to right. ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर आपको किसी भी गुड में ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो आपको दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब जो दो गुड्स हैं, मतलब कि जो हमारे एग्जाम्पल में था गन्स एंड बटर्स, तो गन्स को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी आप बटर गेन कर सकोगे, राइट. तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या समझ में आ रही है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, एक का प्रोडक्शन कम हो रहा है तब दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और जब इनवर्स रिलेशनशिप चलता है तो फिर डाउनवर्ड ही स्लोपिंग आता है आपका कर्व. ओके, ये तो हो गई क्या हमारी बुकिश वाली लैंग्वेज में समझाना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है. बाकी मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है कि ऐसा क्यों हुआ. ये जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि वाई एक्सेस पर हमने लिया था सेक्रीफाइसिंग कमोडिटी, तो वो तो डाउनवर्ड आ रही है ना, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, बट जब हमें इसका आंसर प्रॉपरली लिखना होगा तो हम कुछ इस वे में लिखने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज तो क्लियर है कि पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, या पीपीएफ जो है वो डाउनवर्ड क्यों स्लोप कर रहा है. ओके, फिर जो नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी वो क्या है, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड. पीपीएफ कैसा शेप्ड होता है, कॉनकेव शेप्ड होता है. क्यों होता है ये चीज मैं आप लोगों को समझाई जो क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, या मैं एमओसी बोल दूं, इंक्रीजिंग एमओसी. ठीक है, आप एमओसी भी लिख सकते हो, आप एमआरटी भी लिख सकते हो. अब सीधी सी बात है, एमओसी बढ़ रहा है इसका मतलब कि एमआरटी भी बढ़ ही रहा है. ओके, so PPF is concave shaped because of increasing marginal rate of transformation, that is more and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. ठीक है, PPF concave shaped क्यों हुआ, वो इसलिए concave shape हुआ because of increasing MRT या फिर increasing MOC, जो कि आपको ये शो कर रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो है वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे टू गेन अ सिंगल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. ठीक है, आई होप सो कि ये कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है. ठीक है, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आते हैं पीपीएफ में, वो सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको जो है प्रॉपरली उसे क्या करना है, डिफाइन करना है कि वो एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब एमओसी डिक्रीज हो रहा हो तो कॉन्वेक्स होगा, और अगर एमओसी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है, बाकी ऐसा होता नहीं है. ठीक, सो आई होप सो कि ये जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गई है. नाउ स्टूडेंट्स, हम कुछ पढ़े अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस के बारे में. ठीक है, अब जैसे कि नाम बोल रहा है अटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब कि जिन्हें आप अटेन कर सकते हो, और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जिन्हें आप अटेन नहीं कर सकते हो. अब ये अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर पढ़ रहे हैं. मतलब कि ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनका प्रोडक्शन हो सकता है वो क्या हो गए, वो हो गए आपके अटेनेबल, और ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है वो हो गए आपके अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, ये ग्राफ देखें अगर स्टूडेंट्स हम, तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो सारे इस कर्व पे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ये सारे ही पॉइंट्स कैसे हैं, अटेनेबल पॉइंट्स हैं. आप इन्हें अटेन कर सकते हो बिकॉज ये कर्व आपको शो कर रहा है कि इतने एरिया में जो भी प्रोडक्शन है वो आप अटेन कर सकते हो. ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन है इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स वो भी आप अटेन कर सकते हो. राइट, इसके अंदर वाला भी तो हम अटेन कर सकते हैं ना. सिंपल सी चीज है कि जो बाहर वाले से हम अटेन कर रहे हैं वो हम इसके अंदर जितने हैं उन्हें भी अटेन कर सकते हैं. मतलब कि आपका जो पॉइंट ई है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, वो भी आपका क्या है, अटेनेबल है. लेकिन बस यहाँ पर ये चीज होगी कि यहाँ पर शायद आपने आपके फुल रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं किए होंगे, बिकॉज जब आप पूरे यूज करोगे तो आपके पास में कुछ ये ही पॉइंट्स आने वाले हैं ए बी सी डी. अगर आप अंदर आ रहे हो तो इट मीन्स कि आपने जो है कहीं पर अपने रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी को बचाया, उनको फुली यूटिलाइज नहीं किया है, इसलिए वो जो हमारा पार्ट, वो जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो आपके कर्व के अंदर आ रहा है. लेकिन कर्व के अंदर आ रहा है हम उसे अटेन तो कर सकते हैं.
तो ये होते हैं आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अनअटेनेबल क्या हो गया, ये जो F वाला कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है, ये हो गया अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन को हम अटेन नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास में उतने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। हम जो है 21 यूनिट्स ऑफ गन एंड 5 यूनिट्स ऑफ बटर नहीं बना सकते हैं। अगर हम 21 यूनिट्स ऑफ गन बना रहे हैं तो हमारे पास में 0 यूनिट ऑफ बटर ही प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब कि कोई बटर प्रोड्यूस नहीं होगा। आप 21 यूनिट्स ऑफ गन एंड 5 यूनिट्स ऑफ बटर का जो प्रोडक्शन है ये पॉसिबल नहीं है, ओके, बिकॉज हमारे पास में रिसोर्सेज कैसे हैं, फिक्स्ड हैं, और फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं तो इसका मतलब कि हमारे कॉम्बिनेशंस हमें डिसाइड करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो वो आता है क्या, आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर हम देखना चाहें इसकी डेफिनेशन तो क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन इट रिफर्स टू दोज कॉम्बिनेशंस एट व्हिच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन जिन पर इकोनॉमी ऑपरेट हो सकती है, मतलब कि दीज वन एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है। और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, विद द गिवन अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इट इज इम्पॉसिबल for the economy to produce any combination more than the given possible combination, that is an economy can never operate at any point outside the PPF, ठीक है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ये बोल रहा है कि जो गिवन रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनके हेल्प से आप उन कॉम्बिनेशंस को अटेन नहीं कर सकते। अगर मुझे ये F वाला कॉम्बिनेशन अटेन करना है, अगर मैं चाहती हूं कि 21 यूनिट्स ऑफ गन बने एंड बटर का भी प्रोडक्शन हो कुछ 4 या 5 यूनिट्स का, तो उसके लिए मेरे पास में रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, मुझे जो है अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन एज आर अजम्पशन से, हमारा अजम्पशन क्या बोलता है पीपीएफ का, कि जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो आपके पास में कैसे है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, आप जो हो उनमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये जो आपका एफ पॉइंट है ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, दैट इज जो हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं उनसे हम इस कॉम्बिनेशन को अटेन नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही इजी सा था अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। फिर कुछ चेंजेस इन पीपीएफ देखते हैं कि जो पीपीएफ है, जो हम लोगों ने कर्व देखा है, वो चेंज कब हो सकता है, ठीक है, किन सिचुएशंस में हो सकता है। Though the change in PPF indicates either an increase or a decrease in the productive capacity of the economy। अगर जो PPF है वो चेंज हो रहा है तो वो क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स, वो शो कर रहा है कि या तो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइड चेंज हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दोनों ही जो हमारे चेंजेस है वो हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारे जो हमारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है चेंजेस की, वो हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो चेंजेस जो है वो दो टाइप में हो सकते हैं, या तो शिफ्ट होगा पीपीएफ या फिर रोटेट होगा पीपीएफ, ठीक है। सो शिफ्ट इन पीपीएफ, ठीक है, पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द गुड्स, ठीक है। अगर दोनों ही गुड्स में चेंजेस हो रहे हैं तो जो पीपीएफ है वो शिफ्ट होगा, ठीक है। इट कैन बी इधर राइट वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड्स। और रोटेशन कब होगा स्टूडेंट्स, तो रोटेट होगा, PPF will rotate when there is change in productive capacity, resource और technology with respect to only one good, ठीक है। ये याद रखना, रोटेट कब होता है, सिर्फ और सिर्फ वन गुड में जब चेंज है, दोनों में नहीं, एक में जब चेंजेस होंगे तो वो जो है वो रोटेट होता है, ठीक है। और शिफ्ट कब होगा, जब दोनों में चेंजेस होते हैं, ओके। तो अब शिफ्ट और रोटेट के जो सिनेरियोज है वो देखें। शिफ्ट में हम लोग देख रहे हैं राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब क्या हो गया, दिस वन, ये पहले आपका जो पीपी है ये पुराना वाला पीपीएफ कर्व था और P1 क्या है, न्यू वाला। अब देखो सिंपल सी चीज है, जब राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं मतलब कि ज्यादा जो यूनिट्स है वो क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे एज कंपेयर टू दिस, इसमें जो है कम यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट सीधा सीधा क्या बता रहा है कि अब ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा दोनों ही आपके गुड्स में। ये क्यों होगा, ये होगा बिकॉज
जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है वो अच्छी हुई होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई होगी, जो रिसोर्स है उसमें कुछ अपग्रेडेशन हुआ होगा, उसमें कुछ एडवांसमेंट हुआ होगा, तभी ये बढ़ सकता है। हमें पता है शिफ्ट किस केस में होगा, या तो जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं वो एडवांसमेंट हो रहा है उनमें, वो अच्छी हो रही है, या फिर वो जो है डिग्रेड हो रही है, इसी केस में होगा। शिफ्ट में रिसोर्स पर जो है, रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों ही रिसोर्स, दोनों ही गुड्स की जो है वो चेंज होती है, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट में क्या याद रखना है आपको, व्हेन देयर इज एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द गुड्स, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है, अपग्रेड हो रही है, और जो रिसोर्स है उनमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला विथ रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द गुड्स, ठीक है। ये याद रखना कि दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक और गुड आ गया हमारा गन्स, ठीक है। दोनों ही गुड्स में जब चेंजेस होंगे तो आपका जो है शिफ्ट होगा, और दोनों ही गुड्स में जब एडवांसमेंट होगा तो आपका क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये पहले पीपी कर्व था, अब ये P1 बन गया, जो कि ये शो कर रहा है कि अब आप कम यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपका P1 है, जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको शो कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि अब कम यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये किस वजह से होगा, ये होगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द गुड्स, ठीक है। दोनों ही गुड्स में क्या है, कोई टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ होगा, या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज हुए होंगे, तो फिर ये जो है सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। तो आई होप सो कि जो शिफ्ट इन पीपीएफ है ये क्लियर हो गया है, कब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो शिफ्ट बहुत ही इजी था। सेम गोज टू रोटेशन। रोटेशन भी बहुत ही इजी चीज है। क्या है रोटेशन में, क्या बोला जा रहा है, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन दी एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर जो भी कमोडिटी है उसमें रोटेशन। अब रोटेशन जो है स्टूडेंट्स वो राइटवर्ड भी जा सकता है और लेफ्टवर्ड भी जा सकता है। यहां पर एक चीज याद रखना है कि रोटेशन जब होगा तो एक ही गुड के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। जो दूसरा गुड है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स राइटवर्ड रोटेशन कब होगा, देखो राइटवर्ड जब हम जा रहे हैं तो इट मींस कि अब जो है हमारा अंदर का जो कवरेज एरिया वो बढ़ रहा है। इट मींस कि वो क्या शो कर रहा है कि अब आप ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो रोटेशन कब हो रहा है, जब एक ही गुड, दैट इज जो, अगर एक्स एक्सिस की बात करूं तो बटर के जो रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है उनमें कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, इसकी वजह से वो राइटवर्ड रोटेट कर रहा है। किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। अगर वही रिसोर्स टेक्नोलॉजी में कुछ डिग्रेडेशन हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, सॉरी लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, ठीक है। ये शिफ्ट नहीं है, ये क्या है, ये है रोटेट। रोटेट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एक पॉइंट से तो वो कांस्टेंट है और वो सिर्फ जो है दूसरे पॉइंट पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये रोटेट हो रहा है, ओके। तो कब राइटवर्ड होगा और कब लेफ्टवर्ड होगा, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। When there is a technological improvement or increase in resources of production of the commodity on the x-axis, ये है किस चीज के लिए, ये है आपके rightward rotation के लिए, ठीक है। कि जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा या कोई रिसोर्सेज में इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड रोटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पर रोटेशन कब होगा, अब इसमें जो है आपका जो एक्स एक्सिस पर है वो कांस्टेंट रहेगा और ये वाई एक्सिस पर आ गया, ये हो गया आपका राइटवर्ड शिफ्ट, राइट हैंड साइड में ये शिफ्ट दिख रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये लेफ्ट साइड जा रहा है। सेम चीज है, राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी या फिर इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। किसमें, आपका जो ये है आपका जो वाई एक्सिस पर कर्व होगा, ठीक है, वो राइटवर्ड रोटेट होगा, शिफ्ट नहीं होगा, रोटेट होगा, ठीक है। एंड लेफ्टवर्ड रोटेट कब होगा, जब यही टेक्नोलॉजी जो है वो डिग्रेड हो गई या रिसोर्सेज जो है वो डिक्रीज हो गए तो ये लेफ्टवर्ड रोटेट करता है, ओके। आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई है और ये जो हमारे पीपीएफ का शिफ्ट और रोटेशन था ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और साथ ही साथ में ये जो हमारा पूरा चैप्टर था ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पूरा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई
होप सो कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटी सी चीज सीख लीजिए और वो ये है कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, गूगल ओपन करना है और उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। ठीक है, अब जब magnetbrains.com सर्च करोगे स्टूडेंट्स तो आपके सामने जो है कुछ ये ओपन होगा। ओके, इसे स्क्रॉल कीजिएगा, इसे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ शायद आप लोगों के लिए विजिबल नहीं होगा बट ये जो मैं ब्रैकेट बना रही हूँ यहाँ पर क्लास 12th से लेकर क्लास फर्स्ट किंडरगार्टन टर्म 1 एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एक्स्ट्रा लर्निंग के जो हमारे सारे ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें 11th क्लास इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th यहाँ पर आपको दिखेगा, उस क्लास 11th पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से जो अंदर के आपके सारे उसमें जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों को विजिबल हो जाएगी। इसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करना, अभी यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है वो दिखेंगे, इसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करना, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स आपका क्लास 11th इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में आप लोगों के लिए जो दोनों बुक्स हैं उनके लिए दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अलग और स्टैटिस्टिक्स के लिए अलग। सेम जो है आपको वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा, दोनों में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो आपको जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, माइक्रो पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना हो, अपनी जो है अपना जो प्लेलिस्ट है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। आपके इस थंबनेल से आपको समझ में आ जाएगा कौन सी बुक है। ठीक है, उस पर क्लिक करना, उस पर ऐसा वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, वॉच नाउ पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करने से स्टूडेंट्स कुछ ये ओपन होगा। ठीक है, अब हम लोगों के सामने अभी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी ओपन है, तो इसमें अब जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको जो सारे चैप्टर्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, अब पढ़ना कैसे, जैसे कि इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें, इस इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर उसके अंदर के 11 लेक्चर्स हैं, वो 11 लेक्चर्स आप लोगों को दिखेंगे। मान लो उसका हमें ओवरव्यू पढ़ना है, ओवरव्यू पर क्लिक कर देना, उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, और इसी वे में जो है आप किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हो, किसी भी चैप्टर के। ठीक है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। इफ नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर देना, इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना हो तो यहाँ से कैंसिल कर देना और जो आपका वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। और इसी वे में आप किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही इजीली पढ़ सकते हो। ओके, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और एक छोटा सा काम जो आपको करना है वो ये है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का, उसे आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों के पास में टाइमली नोटिफिकेशन आए एंड आप कोई भी वीडियो जो है, कोई भी टॉपिक जो मिस ना करो। ऑल्सो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। ऑल्सो डू लाइक द वीडियो। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और जो हमारा चैप्टर है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।